$1999 में साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान कारगिल के मामले पर कुछ इख्तलाफात चल रहे थे। इन्हीं इख्तलाफात के बायस नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को जबरी रिटायर करने और नए आर्मी चीफ जियाउद्दीन भट्ट को तैनात करने का फैसला कर लिया था। अक्टूबर 1999 को आर्मी चीफ मुशर्रफ अपनी एहलिया समेत 2 दिन को दौरे पर श्रीलंका चले गए। परवेज मुशर्रफ की मुल्क में गैर मौजूदगी पर वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को जबरी रिटायरमेंट की नोटिफिकेशन पर दस्तखत किए, जिसके बाद मुशर्रफ की जबरी रिटायरमेंट और नए आर्मी चीफ जियाउद्दीन भट्ट की तैनाती की खबर शाम 5 बजे PTV पर नशर कर दी गई। जनरल मुशर्रफ की जबरी रिटायरमेंट की खबर सुनकर आर्मी के हलकों में बेचैनी फैल गई, जबकि मुशर्रफ की फ्लाइट खबर नशर होने से पहले टेक ऑफ कर चुकी थी और मुशर्रफ को इस फैसले की इत्तला पहुंचाने का कोई जरिया मौजूद न था। मुशर्रफ के जहाज PK-805 ने 6:50 पर कराची लैंड करना था, लेकिन नवाज शरीफ ने DG सिविल एविएशन अथॉरिटी अमीनुल्लाह चौधरी को मुशर्रफ के जहाज को पाकिस्तान में लैंड करने से मना कर दिया और यही हुक्म उस वक्त PIA के चेयरमैन साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी को भी दिया गया। शाहिद खकान अब्बासी और अमीनुल्लाह चौधरी के साथ नवाज शरीफ ने IG सिंध को भी लैंडिंग रोकने के अहकाम जारी कर दिए। सिंध पुलिस ने वजीर आजम के अहकाम पर अमल दरामद करते हुए एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड गाड़ियां खड़ी करके रनवे को ब्लॉक कर दिया ताकि तैयारा लैंड न कर सके। शाम 6 बजे के करीब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कैप्टन सरवत को पैगाम दिया गया कि आप तैयारा पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकते। ये सुनकर परवेज मुशर्रफ के जहाज के कैप्टन काफी परेशान हो गए, क्योंकि जहाज में मुशर्रफ समेत 198 मुसाफिर सवार थे और जहाज में फ्यूल सिर्फ 30 से 35 मिनट की उड़ान का बाकी था। कैप्टन ने वापस पैगाम भेजा कि जहाज में इतना फ्यूल नहीं कि इंडिया के शहर अहमदाबाद एयरपोर्ट के अलावा किसी और मुल्क जा सके। नवाज शरीफ को जब जहाज के फ्यूल के बारे में बताया गया तो उन्होंने मुबैना तौर पर जहाज को अहमदाबाद एयरपोर्ट इंडिया ले जाने का कहा। कैप्टन सरवत ने जहाज में मौजूद मुशर्रफ के साथ ही ब्रिगेडियर नदीम ताज को कॉकपिट में बुलाया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। ये सुनकर परवेज मुशर्रफ भी कॉकपिट में आ गए। जहाज के कम्युनिकेशन सिस्टम से कराची कंट्रोल टावर राब्ता किया गया। एयर कंट्रोलर को मुशर्रफ ने कोर कमांडर कराची से बात करवाने का कहा तो एयर कंट्रोलर ने बात करवाने से इनकार कर दिया। उधर जनरल इफ्तिखार को सारी सूरत हाल का इल्म हुआ तो वो कंट्रोल टावर पहुंच गए। जनरल इफ्तिखार ने पायलट से बात करवाने का कहा तो कंट्रोलर ने ये कहकर इनकार कर दिया कि ऊपर से सख्त आर्डर आया है कि फ्लाइट के अलावा पायलट की किसी से भी कोई बात न करवाई जाए। हालात लम्हा बलम्हा बिगड़ती जा रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जवाब सुनकर जनरल इफ्तिखार ने उस पर पिस्तौल तान लिया, जिस पर कंट्रोलर ने पायलट से बात करवाई और जनरल इफ्तिखार ने पायलट को अहमदाबाद इंडिया जाने के बजाय कराची में ही लैंड करने का कहा। जनरल इफ्तिखार ने मुशर्रफ को नए आर्मी चीफ जियाउद्दीन भट्ट की अपॉइंटमेंट और उसकी जबरी रिटायरमेंट की खबर दी। ब्रिगेडियर नदीम ताज और जनरल मुशर्रफ भी उस वक्त पायलट के साथ कॉकपिट में मौजूद थे। जनरल मुशर्रफ ने 7:32 पर जनरल इफ्तिखार को यह आर्डर किया कि 111 ब्रिगेड के कोर कमांडर रावलपिंडी
لیفٹیننٹ جنرل محمود اور جنرل عزیز جو کہ اس وقت کور کمانڈر کراچی تھے ان کو کہیں کہ ملک پر ٹیک اوور کر لیا جائے اور کسی کو بھی ملک سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ ناظرین، لینڈنگ ٹائم 6:50 تھا جبکہ طیارے کو ہوا میں گھومتے ہوئے 50 منٹ ہو چکے تھے اور پائلٹ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار فوج کی مداخلت سے 7:40 پر طیارے کو کراچی ایئرپورٹ پر بحفاظت لینڈ کروا دیا گیا۔ جب طیارے نے لینڈ کیا تو جہاز میں صرف 7 منٹ کا فیول باقی تھا۔ جنرل مشرف طیارے سے اترے تو کور کمانڈر کراچی جنرل عثمانی نے اترتے ہی ان کو یہ بتایا کہ مجھے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ملا ہے۔ اس بات پر ایک لمحے کے لیے مشرف گھبرائے، لیکن ساتھ ہی جنرل عثمانی نے مسکراتے ہوئے کہا صورتحال کنٹرول میں ہے سر۔ یوں ایک بار پھر ملک میں مارشل لا لگ چکا تھا اور اب ملک کا تمام کنٹرول فوج کے سپرد تھا۔ Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah.